बीकॉम फाइनल ईयर के बीकॉम सेकंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, आपके एबीएसटी पेपर फर्स्ट में इनकम टैक्स का पेपर है। और जो आपका पेपर एबीएसटी फर्स्ट है उसमें अपना चौथा हेड जो है, फोर्थ हेड्स ऑफ इनकम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ का शीर्षक का चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर को समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि पूंजी लाभ किसे कहते हैं और पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है। फिर उसके अलावा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कि किस तरह से आप कैपिटल गेन की गणना कर सकते हैं। दो तरह की पूंजी संपत्तियां आपको बताई, अल्पकालीन दीर्घकालीन। इसी तरह से जो लाभ भी है वो अल्पकालीन पूंजी लाभ, दीर्घकालीन पूंजी लाभ, या अल्पकालीन हानि या दीर्घकालीन हानि हो सकती है। अब इसमें एक चीज़ आपको ये खास ध्यान रखनी है कि जब आप किसी लॉन्ग टर्म असेट्स को दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति का विक्रय करेंगे तो उसमें आप सेल्स कंसिडरेशन में से जो लागत घटाएंगे वो सूचकांकित लागत होगी, इंडेक्स कॉस्ट होगी। यानी कि जो लागत है उसको आपको सूचकांकित करना पड़ेगा, जिसका मैंने आपको फार्मूला बताया कि जो प्राप्ति की जो जिस समय वो संपत्ति प्राप्त की थी गुणा इस फाइनेंशियल ईयर का इंडेक्स 289, और जिस साल में वो संपत्ति प्राप्त की थी उस साल का इंडेक्स, या 2001 से पहले है तो फिर 2001 का इंडेक्स 100 नीचे आ जाता है। तो दीर्घकालीन पूंजी लाभ में आपको सूचकांकित लागत निकालनी है, इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है ना, अल्पकालीन पूंजी लाभ, उसमें क्या है कि आपको जो सेल्स कंसिडरेशन है उसमें से प्राप्ति की लागत ही आपको माइनस करनी है, उसको सूचकांकित नहीं करना है। तो लागत को किस तरह कब सूचकांकित करना है, कब सूचकांकित नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी संपत्ति में कोई सुधार कराया है, कोई इम्प्रूवमेंट कराया है, तो उस सुधार की लागत को भी आप सूचकांकित करेंगे कि जितने रुपये का सुधार किया है इनटू इस वित्त वर्ष का जो 289 जो अपना इंडेक्स है वो, और बटा में जिस साल सुधार करवाया है उस साल का इंडेक्स नीचे आएगा। फिर आपको कॉस्ट ऑफ यानी कि जो पूंजी लाभ की जब आप गणना करते हैं तो उसमें आपने देखा कि सेल्स कंसिडरेशन में से मैंने तीन चीज़ें आपको बताई। एक तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, हस्तांतरण के कोई व्यय है, दलाली वगैरह इत्यादि, और फिर उसकी सूचकांकित प्राप्ति की लागत, और तीसरा सूचकांकित सुधार की लागत। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज्ञात करने का तरीका है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसमें तो क्या है कि सेल्स कंसिडरेशन में से जो उसकी प्राप्ति की जो लागत है वो ही माइनस की जाती है। दूसरी बात है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ह्रास योग्य पूंजी संपत्तियां हैं, डेप्रिसिएबल एसेट्स, यानी डेप्रिसिएबल एसेट्स किसको बोलते हैं? ह्रास योग्य पूंजी संपत्तियां, जिन संपत्तियों का उपयोग व्यापार में किया जाता है, बिजनेस में जिन संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जिन पर ह्रास स्वीकृत होता है, ऑन विच डेप्रिसिएशन अलाउड, तो उनको बोलते हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स, ह्रास योग्य पूंजी संपत्तियां। अब ह्रास योग्य जो पूंजी संपत्तियां हैं उस पे हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ह्रास योग्य पूंजी संपत्तियों पे नहीं होता है। अच्छा, ह्रास योग्य पूंजी संपत्तियों में क्या करते हैं कि जो पूंजी संपत्ति है उसके सेल्स कंसिडरेशन में से आप क्या करेंगे कि उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू अपलिखित मूल्य अब तक, यानी कि शुरू में वो संपत्ति खरीदी थी तब से लेकर के विभिन्न वित्तीय वर्षों का ह्रास घटाते हुए जो आज के दिन जो उसकी अपलिखित मूल्य है वो उसके सेल्स कंसिडरेशन में से घटाया जाता है। अब चौथी बात ये कि जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसमें मैंने आपको पीडीएफ में एक चार्ट भेजा है कि किस तरह से जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है वो उसमें से कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स प्राप्त किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो दायित्व है उसको कम किया जा सकता है, टैक्स के दायित्व को। तो उसमें जैसे आप मकान बेच रहे हैं रहने का और कोई नया मकान खरीद रहे हैं, मकान बेचने के एक साल पहले या दो वर्ष बाद तक बनवा लेते हैं या खरीद लेते हैं। इसी तरह से आप
कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बेच रहे हैं और रहने का मकान खरीदते हैं तो आपको अनुपातिक फार्मूले के हिसाब से छूट मिलती है। जैसे आपने मानो ज्वेलरी बेची है और उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो जो कैपिटल गेन हुआ है वो और इनटू कितने पैसे आपने नए मकान में खरीदने के लिए लगाए हैं और अपॉन उसका जो अनुपातिक जो टोटल वैल्यू है, यानी कि जितना गेन हुआ है वो इनटू आपने कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये एक फार्मूला लगा करके आप अनुपातिक गेन जो है ना उसकी छूट ले सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जो आपको इसमें कैपिटल गेन का जो अनुपातिक वाला जो फार्मूला है वो कब लगाना है, ये इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना कि अनुपातिक जो फार्मूला है वो तभी लगता है जब आप किसी रहने के मकान के अलावा अन्य वस्तु को बिक्री करते हैं और अन्य वस्तु जैसे आपने गोल्ड बेचा और उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो जो आपका फार्मूला है वो पूरी छूट न मिलके, डायरेक्ट छूट न मिलके अनुपातिक छूट उसमें आपको मिलती है। तो अनुपातिक छूट के लिए आपको क्या है कि ये चीज़ ध्यान रखनी है कि रहने के मकान न बेच के अन्य चीज़ बेची है और आपको उसमें कैपिटल लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन हुआ उसको छूट प्राप्त करने के लिए आपने रहने का मकान खरीदा है, तो उससे फार्मूले से अनुपातिक छूट मिलेगी। अब आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो है ना, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन और आपको इसमें करवाना चाहता हूँ ताकि आपको स्थिति स्पष्ट में हो जाए कि किस तरह से कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन किया जा सकता है। तो इसमें क्या है कि ये एक क्वेश्चन आपके बुक में है, 18 नंबर क्वेश्चन, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, पहले ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। श्री संजय ने 10 जून 2019 को अपना आवासीय मकान 60 लाख रुपए में बेच दिया। यह मकान 1978 में 2 लाख रुपए की लागत से बनवाया गया था तथा 1/4/2001 को इसका उचित बाजार मूल्य 12 लाख रुपए था। इस मकान के हस्तांतरण की तिथि के दिन इस मकान के अलावा श्री संजय सिर्फ एक और मकान का स्वामी था। दीर्घकालीन पूंजीगत लाभों के संबंध में करमुक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने निम्नलिखित विनियोजन किया है। 5 जुलाई 2019 को 2 लाख रुपए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के बॉन्ड्स में विनियोजित कर दिए और 15 दिसंबर 2019 को 3 लाख रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉन्ड्स में विनियोजित कर दिए गए और 5 लाख रुपए 31 मार्च 2020 को पूंजीगत लाभ खाता योजना 1988 के अंतर्गत खोले गए एक विशिष्ट बैंक खाते में जमा करा दिए गए। यह राशि उसने मकान को बनवाने या खरीदने के उद्देश्य से जमा कराई थी। अब इसमें कर निधान वर्ष 2020-21 के लिए श्री संजय की पूंजीगत लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके JNV यूनिवर्सिटी में आया हुआ भी है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे कि पहले तो ये स्टेटमेंट खींच लीजिए, आप ये कॉलम खींचिए इस तरह से, पार्टिकुलर अमाउंट, हेडिंग लगाइए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ श्री संजय फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ठीक है। और सबसे पहले लिख लीजिए सेल्स कंसिडरेशन कि ये जो मकान है वो कितने रुपए में बेचा है, 60 लाख रुपए में 10 जून 2019 को 60 लाख रुपए में बेचा। तो आपने लिखा यहाँ पे सेल्स कंसिडरेशन 60 लाख रुपए, 60 लाख रुपीज, ठीक है। 10 जून को अपना आवासीय मकान 60 लाख रुपए में बेचा तो सेल्स कंसिडरेशन आपका कितना हो गया, 60 लाख। फिर उसके बाद इसमें से आप माइनस करेंगे क्या, प्राप्ति की लागत, सूचकांकित प्राप्ति की लागत, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो लिखिए लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, प्राप्ति की सूचकांकित लागत। अब देखिए ये मकान जो खरीदा था वो 1978 में 2 लाख रुपए की लागत से बनवाया था, खरीदा नहीं बनवाया था, लेकिन 1 अप्रैल 2001 का इसका उचित बाजार मूल्य बता दिया कितना, 12 लाख रुपए। तो इससे 1 अप्रैल 2021 से पहले की जो लागत है वो न लेकर के 1 अप्रैल 2001 की जो
लागत है वो लेंगे। इनमें दोनों लागत में जो ज़्यादा होगा, नेचुरली 1/4/2001 का बाजार मूल्य ज़्यादा होगा। तो इसमें आप क्या करेंगे कि प्राप्ति की लागत में 12 लाख रुपए मकान की लागत इनटू इस साल वित्तीय वर्ष 19-20 का जो इंडेक्स है वो है 289। ये आपको याद रखना है हमेशा कि 19-20 का जो है वो कितना है, इंडेक्स 289, और 2001-2 का कितना है, 100 बेस जिसको बोलते हैं। तो अब इसमें 12 लाख इंटू 289 अपॉन 100, ठीक है। 100 क्यों, क्योंकि अपने 1/4/2001 का बाजार मूल्य दिया है, तो ये आ गया 34,68,000 रुपये। तो 60 लाख में से इस 34,68,000 रुपये को हटाइए, 25,32,000 रुपये, ये आ गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सीधी सी बात है। सेल्स कंसिडरेशन आपने लिखा 60 लाख लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 12 लाख इंटू 289/100, तो 34,68,000। अब ये आप चीजें आप ध्यान रखना कि सूचकांकित लागत जो है वो किस तरह से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको 1/4/2001 का बाजार मूल्य, क्योंकि पहले की कॉस्ट दी हुई है वो नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये ज्यादा कॉस्ट 1/4/2001 का बाजार मूल्य लेंगे, इंटू ये 289 19-20 का वित्त वर्ष का अपना इंडेक्स अपॉन 100। अब इसमें क्या है कि आपको अब इसने क्या किया, आगे देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कर मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो इसमें 5 जुलाई 2019 को 2 लाख रुपए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन के बॉन्ड्स विनियोजित किए। तो 2 लाख रुपए की ये इसको एग्जाम्पशन मिलेगी, जिसको बोलेंगे लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ऑफ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। 2 लाख रुपए की ये छूट मिल गई, ठीक है, और एग्जाम्पशन मिल जाएगी। फिर इसने 15 दिसंबर 2019 को 3 लाख रुपए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉन्ड्स में विनियोजित कर दिए हैं, ठीक है। तो 10 जून 1900 का बड़ा नाम बेच दिया था, 10 जून को बेचा, और ये खरीदा है 15 दिसंबर को, 6 महीने से ज्यादा अवधि, 6 महीने के बाद खरीदा, तो इसकी इसमें छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि 6 माह की अवधि बीत गई है। देखिए 15 जून है, 15 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने की अवधि गुजरने के बाद खरीदा है, तो इसमें एग्जाम्पशन इसकी नहीं देंगे। किसकी, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बॉन्ड्स में विनियोजित करने की छूट 6 महीने के भीतर होना चाहिए। जो मकान संपत्ति आपने बेची है उसके 6 महीने के भीतर जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होना जरूरी होता है, इसलिए इसमें छूट नहीं देंगे। तीसरा इसमें है कि 5 लाख रुपए 31 मार्च 2020 को पूंजीगत लाभ खाता योजना में जमा कराए हैं 1988 योजना के अंतर्गत। तो अब इसमें ये छूट मिल जाएगी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। इसमें हो जाएगा लेस एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 डिपॉजिट इन कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम फॉर एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस। तो 5 लाख की छूट ये, तो 5 और 2 कितने हो गए, टोटल 7 लाख रुपए। तो ये 7 लाख रुपए आप 25,32,000 में 7 लाख रुपए घटा दीजिए, तो आपका 18,32,000 रुपए ये आपका क्या आ गया, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जैसे अभी आपने छूट की डायरेक्ट ली, ठीक है, छूट आपने डायरेक्ट ली है, जैसे आप रहने का मकान बेच के रहने का खरीदते हैं, जैसे आपने मान लो रहने का मकान खरीदने में पैसे लगाए, तो डायरेक्ट इसमें से मान लो 15 लाख रुपए रहने के मकान खरीदने तो 15 लाख की छूट डायरेक्ट मिल जाती है, जैसे 5 लाख 2 लाख की मिली, इस तरह से रहने का मकान बेच के रहने का खरीदा है। तो लेकिन अगर कोई आपने अन्य वस्तु बेची है, जैसे ज्वेलरी बेची है या शेयर्स बेचे हैं और फर्नीचर बेचा है या कोई मोटर व्हीकल बेचा है, और उसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और आप उसमें राशि से रहने के मकान के लिए नया रहने का मकान खरीदते हैं, रहने के मकान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अनुपातिक छूट मिलती है। अनुपातिक छूट का जो मैंने इससे पहले जिक्र किया उसका अभिप्राय ये है कि जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है इनटू नए मकान में कितने पैसे लगाए अपॉन नेट सेल्स कंसिडरेशन, तो ये अनुपातिक छूट मिल जाती है। उसमें पूरी डायरेक्ट छूट न मिल करके प्रोपोर्शन रेशियो के हिसाब से छूट मिलती है। तो इस चीज़ का आप जो आपको एग्जाम्पशन के जो रूल, जो मैंने आपको एक तालिका भेजी, चार्ट भेजा है कि इस तरह से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उसको आप इस तरह से
इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जाम्पशन मिल सकती है। तो विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस कीजिए, और एक थ्योरी का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि पूंजी लाभ किसे कहते हैं और पूंजी लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है, तथा विभिन्न प्रकार के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को एग्जाम्पशन से संबंधित धारा 54 के प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। तो ये थ्योरी का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के लेक्चर के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर।